आज कक्षा 11 में चयनात्मक पुनर्अवशोषण, कल आप लोगों को मैंने पढ़ाया था अल्ट्राफिल्ट्रेशन, 3 अवस्थाएं बताई थी भ्रगवलिका की कार्य में या फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा चयनात्मक पुनर्अवशोषण और तीसरा श्रवण। तो आज क्या दूसरा स्टेप है चयनात्मक पुनर्अवशोषण, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शंस। चयनात्मक का मतलब चयन आत्मक, चयन करके। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि जिस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट या जो ग्लोमेरुलस छनित्र है, इसमें एफरेंट के द्वारा रुधिर आता है और इफरेंट आर्टियोल्स के द्वारा रुधिर वापस जाता है। चित्र ऐसे उल्टा बना हुआ था कल अभी तक, लेकिन इसको समझाने के लिए कि देखिए इसमें जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है, इसमें जैसे छनित्र होकर के इस नेक भाग से समीपस्थ कुंडलित में ये जो है ये क्या है, PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड लूप या समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो इसमें बहुत सारे लाभदायक पदार्थ, जल की मात्रा 90% तथा 10% अन्य लाभदायक पदार्थ इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में आ जाते हैं। इसमें जल की मात्रा 90% तथा अन्य लाभदायक पदार्थ, जैसे कि ब्लड में जो पदार्थ होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, कीटोन बॉडीज, यूरिक एसिड, क्लोराइड्स आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, जल आदि, तो ये सब उसी के साथ फिल्ट्रेट होकर के आ जाते हैं। और जब वृक्क की कुंडलित नलिका या स्रावी भाग होता है, इसकी दीवारों और इस फिल्ट्रेट कैसा होता है, आइसोटोनिक फिल्ट्रेट ये होता है। तो बोमन कैप्सूल छनने के बाद, बोमन कैप्सूल में इन पदार्थों के छन करके उसी भाग में, उसी फिल्ट्रेट में, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, जो इसके बाद छनने के बाद समीपस्थ कुंडलित नलिका PCT या समीपस्थ कुंडलित नलिका में आता है। तो अब समीपस्थ कुंडलित नलिका के चारों, जैसा कि पहले वाले चित्र में आप लोगों को जाना चाहिए कि ये जो नलिका है ये परिनालिका केशिका जाल, परिनालिका केशिका जाल, इसके चारों ओर ये इस तरह से फैला रहता है, लिपटा रहता है। तो परिनालिका केशिका जाल लिपटा रहता है, तो जो लाभदायक पदार्थ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, कीटोन बॉडीज, यूरिक एसिड, इसमें सभी मिक्स हैं, हानिकारक भी हैं, लाभदायक भी हैं, क्लोराइड्स, पोटेशियम, सोडियम आदि सारे ये लवण भी हैं। तो ये कुछ लवण इसके साथ छन करके आ जाते हैं। अब तो जैसे ही ये समीपस्थ कुंडलित नलिका में पहुंचते हैं, तो ये पदार्थ सक्रिय अभिगमन, क्या कहेंगे, सक्रिय परिवहन या सक्रिय ट्रांसपोर्ट द्वारा या सक्रिय अभिगमन के द्वारा ये पदार्थ ये उस परिनालिका के शिका जाल, यहाँ पर छोटे छोटे क्या होते हैं, माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। अंदर की तरफ इसकी कोशिकाओं में सूक्ष्म माइक्रोविलाई पाए जाते हैं और ये माइक्रोविलाई क्या काम करते हैं,
उसके अवशोषण के क्षेत्रफल को लगभग 20 गुना, अवशोषण के क्षेत्रफल को लगभग 20 गुना बढ़ा देने का कार्य करते हैं। अब जब इनका अवशोषण का क्षेत्रफल 20 गुना बढ़ जाता है तो इसमें जो पूरा निस्यंदन, इन कोशिकाओं में या कोशिकाओं में जो निस्यंदन है या क्षनित्र है, निस्यंदन का मतलब है क्षनित्र, 75% भाग जो है, जैसे जिसमें अमीनो अम्ल हैं, विटामिन हैं, अकार्बनिक पदार्थ, फास्फेट, सल्फेट, सोडियम, कैल्शियम आदि के आयन हैं, ये सक्रिय अभिगमन के द्वारा, जैसा कि इसमें दिया हुआ है, इस तरह से ये इस परिनालिका केशिका जाल में पहुंचते। अब इस परिनालिका केशिका जाल में सक्रिय अभिगमन के द्वारा जैसे ही परासरण, क्योंकि ऑस्मोटिक क्रियाएं होती हैं और ऑस्मोटिक क्रिया के फलस्वरूप ये सारे ब्रह्मनलिका के समीपस्थ भाग से, और ये जो विलयन होता है कैसा होता है, आइसोटोनिक विलयन, आइसोटोनिक फिल्ट्रेशन होता है। और इसके पश्चात अब ये जो भाग है, ये समीपस्थ पुंडरीका का, यहां से लेकर के यहां तक का ये भाग, ये क्या कहलाएगा, हेनले का लूप, हेनले लूप कहलाएगा, यू के आकार का। तो इस हेनले लूप में जल का अवशोषण, हेनले लूप में क्या होता है, इसमें 3 भाग होते हैं, ये डिसेंडिंग पार्ट, यू के आकार का भाग, और ये असेंडिंग पार्ट, 3 भाग होते हैं। तीनों भागों में जैसे आरोही भुजा, अवरोही भुजा और आरोही भुजा, और इसके बीच का भाग जो महीन यू सेगमेंट ये कहलाता है, यू के आकार की नली। तो इस 3 भाग होते हैं। इस 3 भाग में अधिकांश क्या होता है, सोडियम आयन। अवरोही भुजा जो डिसेंडिंग पार्ट है, डिसेंडिंग पार्ट में अवरोही भुजा में अधिक जो इसका यहाँ जो विलयन आता है हाइपरटोनिक हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, अधिक परासरण। और इसमें यूरिया, सोडियम आयन तथा अन्य पदार्थों का अवशोषण हो जाता है। देखिए, जल का अधिक मात्रा में शोषण, और NaCl और सोडियम क्लोराइड आयन, इन सब का हो जाता है, यूरिया का होता है। तो ये विलयन कैसा हो जाता है, हाइपरटोनिक विलयन हो जाता है। हाइपर और हाइपो 2 लिखे हुए, देखिए यहाँ जो है हाइपोटोनिक लिखा हुआ है और यहाँ हाइपरटोनिक लिखा हुआ है। हाइपरटोनिक मतलब इसमें अधिक परासरणी और ये कम परासरणी द्रव हो जाता है। ये भाग जो है कम परासरणी। तो इस तरह से इस आरोही भुजा में और इस तरह से विलयन जो है हाइपोटोनिक हो जाता है। अब आता है कि बीच का जो सेगमेंट यू सेगमेंट भाग में है, यहाँ पर भी ये अवरोही भुजा में के समान ये भी पतली भित्ति वाली होती है। इसमें सोडियम और कैल्शियम आयन का पूर्ण परासरण हो जाता है। सोडियम और कैल्शियम आयनों का पूर्ण परासरण होता है और विलयन कैसा हो जाता है, आइसोटोनिक विलयन हो जाता है। इस भाग का जो विलयन होता है कैसा हो जाता है, आइसोटोनिक हो जाता है। अब आता है ये अवरोही भुजा। अवरोही भुजा में इसकी दीवारें कुछ अपेक्षाकृत मोटी होती हैं, तो ये अपारगम होती है और ये जल के लिए अपारगम होती है। यहाँ पर कैल्शियम आयन, क्लोरीन आयन तथा सोडियम आयन ये इसके लिए सक्रिय होती है और पारगम होती है। तो ये जो है ऊतक द्रव में इससे सोडियम और कैल्शियम आयन चले जाते हैं, लेकिन जल का यहाँ जल के लिए अपारगम में ये भुजा होती है। तो इस प्रकार यहाँ से जल का अवशोषण नहीं होता। शेष भाग दूरस्थ कुंडलित नलिका, इसको कहेंगे DCT या दूरस्थ कुंडलित
नलिका। तो इस दूरस्थ कुंडलिक नलिका में जब ये छनित्र पहुंचता है तो इस दूरस्थ कुंडलिक नलिका इस भाग में क्या होता है, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन का सक्रिय अवगमन होता है और ये सक्रिय अभिगमन के द्वारा ऊतक द्रव, यहाँ पर ऊतक द्रव भरा है, ऊतक द्रव में पहुंचते हैं जिससे निस्सन या फिल्ट्रेट जो है हाइपोटोनिक हो जाता है। फिल्ट्रेट कैसा हो जाता है, हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट हो जाता है। यहाँ हाइपरटोनिक है, यहाँ हाइपोटोनिक हो जाता है और ये जो पदार्थ हैं सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, इनके लिए ये पारगम्य होता है और इस तरह से ये सारे पदार्थ क्या होते हैं, ये ऊतक द्रव में पहुंच जाते हैं। अब लास्ट आता है ये संग्रह नलिका। संग्रह नलिका में जैसे ही ये छनित्र भाग पहुंचता है तो यहाँ पर इस पदार्थों का परासरण होता है और विलयन हाइपरटोनिक हो जाता है, अति परासरयी हो जाता है और ये ऊतक द्रव द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और इसका पुनः भाग, इसमें यूरिया जो मूत्र होता है, यूरिन होता है, उसमें यूरिया, यूरिक एसिड, कुछ लवण तथा क्रेटिनिन और अमोनिया की मात्रा होती है जो यूरेथ्रा के द्वारा कहाँ पर, उसके वृक्क के हाइलस भाग में, वृक्क के पेल्विस भाग में एकत्र होता है जो यूरेथ्रा के द्वारा धीरे धीरे